नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ नाइट में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात है उन पाकिस्तानियों के हवाले से जो यूरोप जाने का ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप ख्वाब देखते हुए उसको ताबीर में बदलने के लिए ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जो ख़तरनाक होते हैं, जो गैरकानूनी होते हैं, तो उसका नतीजा फिर जेल की सूरत में निकलता है, मौत की सूरत में निकलता है, रुसवाई की सूरत में निकलता है, परेशानी की सूरत में निकलता है। और उसके नतीजे में हम अपने घर वालों को, अपने प्यारों को एक दुख और एक तकलीफ़ देकर चले जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, हमारी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती चली जा रही हैं। लेकिन अगर इसमें भी अगर आप मेहनत से काम करना चाहें, इसमें भी अगर आपके पास वाकई 2 से 3 मिलियन का सरमाया मौजूद है, 25 से 30 लाख रुपए मौजूद हैं, तो आप वो किसी एजेंट को देकर किसी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करने की बजाय यहाँ पर भी कोशिश कर सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि वैसे तो ये पूरे मुल्क में ही सूरत हाल है। हर जगह से में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बाहर सूरत पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, किसी भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। लेकिन जब मैं जीटी रोड पर ही अपने लाहौर से सफ़र करते हुए गुजरांवाला से आगे जाता हूँ, वज़ीराबाद को देखता हूँ, मैं गुजरात को देखता हूँ, गुजरात से आगे लाला मूसा, खारियाँ, या उससे मैं बाएं जानब जाते हुए मंडी बहाउद्दीन और फालिया की तरफ चला जाता हूँ, या मैं आगे बढ़ते हुए जब जेलम की तरफ जाता हूँ, सराय आलमगीर की तरफ जाता हूँ, खारियाँ की तरफ जाता हूँ और वहाँ से बाएं तरफ मीरपुर की तरफ निकल जाता हूँ, तो ये पूरे का पूरा जो एक रीजन है इसमें बैरून मुल्क जाने के हवाले से बहुत ज़्यादा एक तड़प महसूस होती है लोगों में। और हमारे नौजवान जो हैं वो जवान ही इस ख्वाब के साथ होते हैं कि हमसे पहले बहुत बड़ी तादाद में हमारे चाचे बाबे जो थे वो सारे के सारे इंग्लैंड चले गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में जाकर आबाद हो गए। तो हम भी वहाँ पर जाएंगे क्योंकि उसके नतीजे में उन्होंने यहाँ पर संगे मरमर से बने हुए महल्लात तामीर कर लिए, उन्होंने बड़े बड़े मरब्बे ख़रीद लिए और अब वो ख़ुद को करोड़पति और अरबपति कह सकते हैं। ये ख्वाब हैं, ये सारे के सारे ख्वाब हैं जो देखे जाते हैं, लेकिन इन ख्वाबों की कीमत क्या अदा करना पड़ती है वो हमें यूनान के करीब होने वाले कश्ती के हादसे से नज़र आ रहा है। 25 से 30 लाख दिए जाते हैं, दुबई जाते हैं, लिबिया जाते हैं, तुर्की जाते हैं और फिर वहाँ से बहिरा रोम में चले जाते हैं। बहिरा रोम में पाकिस्तानी भी हैं, अफ़गान भी हैं, अफ्रीकी भी हैं, बाकी ममालिक के भी लोग मौजूद हैं, मगर ये बड़ी तादाद में होते हैं। बहिरा रोम जो है सबसे बड़ा आदमखोर समुंदर बनकर हमारे सामने आता है। एक जो तहकीक की गई और जो इदाद शुमार मौजूद हैं उसके मुताबिक कोई 20,000 अफराद हर बरस इस समुंदर में डूब कर मर जाते हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि शायद इसे ग्रेस किया जा सकता था। जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं वो कैसे अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं और क्या कुछ इस दौरान होता है वो तो अपनी जगह पर है। शायद कोई खुशकिस्मत ऐसे भी हों जिनको हम देख कर कहें कि ये गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर यहाँ से चले गए थे और अपनी मंजिल पर पहुँच गए थे, उसके बाद ये अमीर हो गए थे। लेकिन उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गोलियों से मरती है, कोस्ट गार्ड्स के हाथों जो है वो मौत के घाट उतरते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कश्तियों में इसी तरह डूबकर गिरकर मरते हैं। आपने इस कश्ती के हादसे का जो सुना, इससे पहले जो एक अफसोसनाक तकलीफ़ दह हकीकत ये है कि इस कश्ती के डूबने से पहले पेंदे में निचली सतह पर जिन 300 पाकिस्तानियों को रखा गया था उनमें से 6 के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उससे पहले ही प्यास से मर चुके थे। समुंदर में पानी नहीं मिल रहा था उनको, वहाँ पर वो प्यास से मर चुके थे। हमारे जो दोस्त जाते हैं वहाँ पर इस उम्मीद के साथ, ख्वाब के साथ कि वो आने वाली नस्लों को, अपनों को यूरोप का स्टेटस दिलवा देंगे, वो वहाँ की सिटीजनशिप ले लेंगे, इमिग्रेशन हो जाएगी उनकी। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें आती हैं, इससे पहले भी आती रही हैं, वो कंटेनरों में दम घुटकर मर जाते हैं। ये कंटेनर किसी से बच जाएं तो किसी न किसी सेफ़ हाउस में पहुँचते हैं, वहाँ पर मर जाते हैं।
इनमें से कई ऐसे हैं जो सहराओं को और समुद्रों को पार करते हुए भूख से मर जाते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो बीमारी से मर जाते हैं। इस वक्त भी अगरचे एदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं है, लेकिन चेयरमैन सेनेट के तरफ से जो एदाद-ओ-शुमार आए थे और अखबारात ने पहले रोज़ उसी को लीड स्टोरी शाया किया था, वो कहा जा रहा है कि कोई 310 पाकिस्तानी थे जिनमें से 12 को बचाया गया और 298 जो थे वो जाँ बहक हो गए। मेरे पास इस वक्त जो गुजरात से लापता अफराद की एक तादाद है वो 50 के करीब है। सिर्फ थाना कुंजा में अगर देखा जाए तो 14 वहाँ से लापता हुए हैं। गोले की एक गांव है, वहाँ से 6 हुए हैं, कोट कुतुबुद्दीन 5 हुए हैं, कासमाबाद से 3 हुए हैं। और इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है। मेरे पास पेशावर के एक नौजवान अजान की स्टोरी मौजूद है। अजान जब वहाँ पर जा रहा था तो ये कहा गया था कि उसने इटली से स्वीडन जाना है, जहाँ पर उसके मामू हैं और वहाँ पर वो एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तालीम हासिल करना चाहता है। और अजान आज से 2 महीने पहले अपने घर से रवाना हुआ था। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो 2 माह से सफ़र में था। वो सफ़र जो कि कानूनी तौर पर अगर आप तय करें तो चंद घंटों में या एक आध दिन में तय किया जा सकता है। ये 2 महीने कहाँ पे लगे, वो कहाँ पर रहा और अब जो सारी सूरत हाल बनी वो क्या है। ये रूट असल में मैंने तो आपके सामने एक इजमाली खाका पेश किया है। ये असल में रूट है क्या, यहाँ पर ख़तरात हैं क्या, यहाँ पर हमारे जो एजेंट हैं वो घेरते किस तरह हैं, बताते क्या हैं, ले जाते किस तरह हैं, और हम जैसे लोग क्यों इनके आगे जाकर कई मिलियन रुपए, 20, 30, 40 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक देने को तैयार हो जाते हैं, जिस पर जो जहां पर फंस जाए उसको फंसा लिया जाता है। ये सारी स्टोरी है क्या, FIA का रोल क्या है, इसमें हुकूमत क्या कर रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं आपको गुजरात ले जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको गोले की ले जाना चाह रहा हूँ। वहाँ पर हमारे नुमाइंदा सईद अहमद मौजूद हैं। सईद जो हैं गोली की के जो मैं आपको बता रहा था कि 6 नौजवान हैं, 7 नौजवान थे, एक के वीडियो बयान आ गया, वहाँ पर लोगों के साथ मौजूद हैं। वो क्या कह रहे हैं, आइए चलते हैं सईद अहमद की तरफ चलते हैं, गुजरात चलते हैं, वहाँ से देखते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि ये सारा वाक़या जो है लवाकिन क्या सोच रहे हैं, गाँव में क्या सोचा जा रहा है। आइए सईद अहमद की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम गुजरात के गांव गोले की में मौजूद हैं। ये गुजरात के थाना कुंजा के एरिया में ये गांव आता है। ये गांव है और हम यहाँ पर आए हैं। जो कश्ती हादसा हुआ है उस कश्ती हादसा के अंदर इस छोटे से गांव में, गुजरात के एक छोटे से गांव में, यहाँ के जो हैं, वैसे तो गुजरात के 50 के करीब जो लोग हैं वो इस हादसा का शिकार हुए हैं, कश्ती हादसा का। लेकिन गुजरात का ये जो गांव गोले की है, सिर्फ यहाँ के जो हैं वो 7 नौजवान हैं, जिनमें से 6 अभी तक लापता हैं। एक का जो है वो वीडियो बयान सामने आ चुका है। और इस वक्त जब हम गांव में आए हैं तो पूरा गांव जो है वो एक गम की हालत में है। जिस शख्स को देखो वो गम की तस्वीर बना नज़र आता है। इनके साथ खेलने वाले, इनके साथ उठने बैठने वाले बच्चे, जिनको ये शायद दोबारा ना देख सकें, इनकी हालत इस वक्त जो है वो बहुत ही गमनाक है और पूरा गांव जो है वो अश्कबार है। हमारे साथ इस वक्त गांव के चंद लोग मौजूद हैं जिनके अजीज़ो कारब जो हैं वो इस हादसा में खो चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या कैफियत है और ये क्या हालात हैं, ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों जाना पड़ा, क्या वजह थी उनके जाने की इस तरह, और वो जो एजेंट हैं क्या वो पकड़े गए या हुकूमती कोई नुमाइंदा, कोई सियासतदान इनके पास इनकी दिलजोई के लिए आया। जी बताइएगा सर। जी सबसे पहले तो टीवी का बहुत मशकूर हैं कि आप लोग यहाँ पर हमारे गांव में बराबर के शरीक आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ जैसे कि आप जानते हैं कि दही ज़िंदगी के अंदर ये किसी एक घर का नहीं, हम किसी एक पूरा का पूरा गांव जो है वो ना सिर्फ इस वक्त गांव की गफियत में है, गांव सार हैं, लेकिन असल में मसला ये है, मैं समझता हूँ जहाँ पर ये हुकूमती सतह पर जो है वो इमिग्रेशन आ गई, FIA आ गए, उन लोगों ने उस वक्त जिसको ये चाहिए था कि पहली दफ़ा ये हादसा नहीं, गुज़िश्ता 5-6 सालों के अंदर लॉट ऑफ टाइम्स इस किस्म के हादसा जो हैं वो होते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी की जूं तक नहीं रेंगी किसी के सर पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अदारे अपना काम नहीं कर रहे। दूसरी बात, यहाँ पर जाहिल किस्म के, अनपढ़ किस्म के कुछ ऐसे लोग जिनको लोग एजेंट कहते हैं, वो यहाँ पर बच्चों को रुगला के लोगों को जो है अपनी आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो है वो सुहाने ख्वाब उसके दिखा के, तो इन लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो है वो अपनी
इकट्ठी करके उनकी झोली में डाल के और फिर यहाँ से उन बच्चों को जो है वो सुनहरे मुस्तकबिल के लिए यहाँ से जो दिखाते हैं ख्वाब, जो इनको पट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं, जो इनको जो है वो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जब वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर जैसे इस हादसे का मैं कहूँगा कि आप आज पूरे इस गोलेकी के गांव का एक एक बच्चा और एक एक बूढ़ा, एक एक माँ जो है वो आज इतनी गमनाक है, पूरा पूरा गांव जो है वो गमगुसार है। उसकी वजह क्या बनी कि यहाँ पर जब उनसे पैसे लिए गए तो उनको और ख्वाब दिखाए गए, लेकिन जब उनको यहाँ से वो लीबिया लेके गए, लीबिया में जिस शिप के अंदर वो 200 से 250 ये फिशिंग शिप था, जिसमें लोगों ने तकरीबन 750 लोगों को उसमें सवार किया और फिर उसको बिल्कुल बेरहमो जो है वो बेयारो मददगार जो है वो उसको जो है वो खुले समंदर में जो है उसको धकेल देते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और यहाँ पर जो है वो मसाइल हैं जो हुकूमत को इस तरफ ख्याल करना चाहिए, वहाँ पर हुकूमती अदारों का ये मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, FIA की ज़िम्मेदारी बनती है, फोर्सेस की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के वाक़यात हों क्यों किसी को ऐसे ख्वाब दिखा के तो बाहर बच्चों को जो है वो वर्गला के तो वो ले जाते हैं। जी देखा नाज़रीन, ये हमारे साथ इनके भी एक करीबी अजीज़ जो हैं वो इस कश्ती हादसा में लापता हैं। इनका भी कहना यही है कि हम आए रोज़ ये लाशें उठाते आ रहे हैं और मैं भी जिस फील्ड से वाबस्ता हूँ, हमने भी चंद सालों में काफ़ी दफ़ा ऐसे हादसे जो हैं वो यहाँ पे देखे हैं और उनकी कवरेज की है। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, अजीज़ मौजूद हैं उनके, हम उनसे अब जानते हैं कि उनके भतीजे भी जो हैं वो इसमें लापता हैं। वो यहाँ पे कब से गए हुए थे और कैसे गए थे? ਇਹ ਜੀ ਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਲੁਟਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਣੀ नहीं मिलता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ कश्तियाँ ਵਿੱਚ इतों बड़े बड़े शिप दसते हैं, बड़ा शिप होवे तो असीं लैके जाते। जी नाज़रीन, देखा आपने कि इनका कहना यह है कि एजेंटों ने इनको जो है वो सुनहरे बाग दिखाए, उनको बताया गया कि आपको बाई एयर लेके जाएंगे, लेकिन बाद में इन लोगों के साथ धोखा हुआ। ये तो खैर हम सुनते आ रहे हैं क्योंकि गुजरात के जो लोग हैं वो इस हादसे का शिकार बारहा हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इनको दिलासा देने के लिए कोई हुकूमती एहलकार, कोई सियासतदान यहाँ तक सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सही साहब। वाकई ये अपनी जगह पर अहम है कि हुकूमती सियासतदान वहाँ पर पहुँचा या नहीं पहुँचा, लेकिन अब वक्त आ गया कि मेरा ख्याल है कि इस पूरे ट्रेंड को देखा जाए कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब मौजूद हैं। आप साबिक एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA के, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ अजीम कसूरी साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीजन्स सॉलिडेरिटी के, और जब हम बात करते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से तो इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गलत तरीक़ों से भी जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं या अपने अजीज़ व अकारब को जाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही अयाज शुजा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारे लाहौर रंग के न्यू TV के नई बात अखबार के ब्यूरो चीफ़ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और FIA को कवर करते हुए आपको अशरे गुजर चुके हुए हैं, सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को जानते हैं। मैं सिर्फ एक अपडेट के लिए मैं अयाज शुजा साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अयाज साहब, ये जो सारी सूरत अब तक बनी हुई है कश्ती हादसे वाली, और हुकूमत का इसमें कितना रोल है, इसमें FIA का कितना रोल है? इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो दुबई या लीबिया जो है कानूनी तौर पे चली जाती है, वीज़े लेके जाती है, आगे जाके गैर कानूनी होती है, हुकूमत का रोल नहीं बनता, FIA का उस तरह रोल नहीं बनता। आप इस पर क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? नजम साहब, ये गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि FIA लीबिया जाने वालों से पैसे लेती है और उनको पता होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, सजाद बाजवा साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, शायद नाराज़ हों, जो बंदा एयरपोर्ट पहुंचता है ये इनकी आंखों में स्कैनर लगा होता है, इनको पता है कि ये ओरिजिनल बंदा है या इसने 2 नंबरी आगे जाकर करनी है और उसी से वो खेलते हैं। जहाँ तक बात ये अभी आप तकरीर सुन रहे थे, बड़ी गम भरी दास्तान थी, मैं गोलेकी गांव से इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मैं खुद यूरोप कई बार सफ़र कर चुका हूँ। वहाँ पे ये जो पूरी पट्टी है, गुजरात, गुजरांवाला, ये मंडी बाउद्दीन, डस्का, सियालकोट, ये यहाँ पर ट्रेंड बन चुका है कि लोगों ने हर कीमत पर यूरोप या वेस्ट के किसी भी मुल्क पहुँचना है और वहाँ से फिर गैर मुल्की करेंसी भेजकर अपनी मज़ीद कोठियाँ और इस तरह, क्योंकि ये एक भेड़ चाल का शिकार है बेचारे। इनमें से बहुत कम गरीब लोग होते हैं क्योंकि 25, 30, 40 लाख रुपया कोई शख्स भी अफोर्ड नहीं करता गरीब के वो किसी को दे।
और ये उसी भेड़ चाल के उस पर जाते हैं। जहाँ तक FIA की जिम्मेदारी है, FIA लीबिया जाने के लिए चढ़ाई वसूल कर रही है, धड़ल्ले से वसूल कर रही है। उनको अच्छा, पता उसका है नाम चढ़ाई है। हाँ, चढ़ाई वसूल की जा रही है। चढ़ाई वसूल की जा रही है और इनको पता है, ये जो जा रहे हैं लोग, इनको पता है ये इंतहाई खतरनाक रास्ता है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दूंगा कि तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, बलूचिस्तान में एक पूरी कोस्टर को पंजाबियों की, ये गुजरात से ही थी उसका ताल्लुक, उन्होंने नीचे उतार कर बलोच लैदगी पसंदों ने गोलियों से उड़ा दिया, दहशतगर्दों ने। अगले दिन FIA ने ऑपरेशन करके गुजरात के ही ज़िले में से 2 कोस्टरें रोकी। जब उनसे सवालात किए गए और वो रिकॉर्ड करके मीडिया को दिए गए कि आपको नहीं पता कल एक कोस्टर में इतने 25 के पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने मार दिया, उन्होंने कहा जी हमारी किस्मत, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो ये उनका जवाब था। ये हर तरफ से ताली बज रही है। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग जाते हैं वो तमाम खतरात को समझते हुए, जानते बूझते हुए, सोच समझकर इतने पैसे देते हुए जाते हैं। जी बिल्कुल। यानी कि ये कहा जाए कि जनाब उनको गुमराह कर दिया गया, उनको ये कर दिया गया, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती। एक इतनी खूबसूरत तस्वीर सामने होती है क्योंकि उसी उनकी गली में, अगली गली में एक बहुत बड़ी कोठी, ज़मीनें मौजूद होती हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीर होती है कि जब एक एजेंट आके उनको छोटी छोटी बात, यानी कि इस तरह की कहानियां सुनाता है कि जी हम जहाज़ पे दुबई जाएंगे, दुबई से लीबिया जाएंगे, वहाँ से एक हम क्रूज़ लेंगे, और वो क्रूज़ आपने देख लिया, उसकी शक्ल आपने देख ही लिया ये टीवी पे, वो किस तरह का क्रूज़ था, उस क्रूज़ पे हम इटली पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये इतनी दिलकश दास्तान होती है और उसके आगे फिर जो नज़र आ रहा होता है कि फलाने की कोठी इतनी लंबी बड़ी हो चुकी है। वहाँ पे मुकाबले होते हैं कोठियों के बड़े करने के। मैं ऐसे घरों को भी जानता हूँ गुजरात में के सबर्ब्स में, जो कमरे डालते जा रहे हैं, 80-80 कमरे उन्होंने बना लिए अपने घरों में, और उनमें उनके सिवाय बूढ़े माँ बाप के कोई भी नहीं रहता। ये एक हमारा मुकाबला है, बहुत कम लोग बेरोजगार। आप इसको मजलूमियत की बजाय इसको लालच से जोड़ रहे हैं। ज्यादातर इसमें लालच है। जो आप बात कर रहे हैं ना मजलूमियत की, वो लोग जाते हैं गल्फ में, वो लांचों में बैठ के जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए देके, वो मजबूर लोग हैं। 25-30 लाख देके मजबूर लोग नहीं जाते। बहुत बड़ा हादसा है, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इतने पैसे कोई मजबूर नहीं दे सकता। जहां तक ताल्लुक है, गल्फ में जाके ये होता है कि दुबई जाने वाली लांचों पे बैठते हैं, ओमान जाने वाली लांचों पे बैठते हैं, वहां से मस्कत उतरते हैं, यूएई उतरते हैं और इनलीगल वहां पे काम करते हैं। वो है मजलूम तबका। ये जो यूरोप, उनको तो पेमेंट की भी शिकायत हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन वो सख्ती भी करते हैं, पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहां पर पेमेंट की भी उनको शिकायत है, वो इतना कमाते भी नहीं है। नहीं नजम साहब, मैं 7 साल खुद वहां पे रहा हूं, मैं यूएई में रहा हूं, मैंने वहां पे देखा है ये लोग बड़ी मिजरेबल जिंदगी वहां पे गुजारते हैं। इनसे जानवरों की तरह बेगार ली जाती है, उनकी तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी होती हैं। ये जहां पे आप बात कर रहे हैं ना, जहां पे ह्यूमन राइट्स हैं, ये चंद ही साल बाद इनको पासपोर्ट या रेजिडेंशियल कार्ड्स मिल जाते हैं, ये वहां के शहरी बन जाते हैं, इनका मेडिकल होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि मैं तो वहां कई बार विजिट कर चुका हूं। मैं तो विजिटर के तौर पे अपना इलाज कराने गया, वो मुझे एडमिट करके तमाम वो मेरा इलाज करने को तैयार हो गए थे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि वहां पर ये बेहतर मुस्तकबिल नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा दौलतमंद होने की एक रेस है जो इस खित्ते में और आजाद कश्मीर में बहुत ज्यादा है। और आप जो निशानदेही कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं याशुजा साहब। अगर आप गुजरात से आगे निकल जाएं, सराय आलमगीर की तरफ चले जाएं, मीरपुर की तरफ चले जाएं, या आप गुजरात से खारियां से जाएं, खारियां से आप डींगा की तरफ चले जाएं, आपको वहाँ पर गाँव के गाँव नज़र आएंगे नाजरीन, जहाँ पर बड़े बड़े महल्लात, संगे मरमर के बने हुए महल्लात मौजूद हैं, लेकिन उनमें रहता कोई नहीं है। और वो लोगों को टेम्पटेशन देते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये देखो, अगर हम बाहर चले जाएंगे, हमारे चाचा, हमारा बाबा, हमारा फलां, हमारा ढमकान चला गया था, तो उसके नतीजे में ये बन गया था। अब एक और यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये लोग जाते किस तरह। तो अजीम कसूरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अजीम साहब, ये अब बहुत बड़ा सवाल क्या आगे आ रहा है कि ये रूट क्या बनता है, ये रूट बताया क्या जाता है, दिखाया क्या जाता है। याशुजा साहब कह रहे थे कि ये सारे रास्ते जो हैं पहले से उनको पता होता है कि मुश्किलात हैं, ऐसी हैं। दुबई के ज़रिए, ईरान के ज़रिए, लीबिया से, तुर्की से, पाकिस्तानी, अफ़गान और अफ्रीकी भी कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वैसे तो सारे मुल्कों से होते हैं, लेकिन ये बड़ी तादाद में होते हैं। पाकिस्तानी कितने जाते हैं, किस रूट को इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, नतीजा क्या निकलता है, कितने कामयाब होते हैं, कितने नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ एज ए चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सॉलिडारिटी। और ये जो वाक़या हुआ है इस सानिए की, जो दुनिया से जो नौजवान जा चुके हैं उनके लिए दुआ गूँ, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे और उनके वालिदैन को अल्लाह पाक सब्र अता करे, सब्र जमील अता करे। नजम साहब, ये जो मामला है, ये जो आपने रूट्स पूछा है, ये रूट्स जो है ये इस टाइम जो है पाकिस्तान से कोयटा और ईरान वाला है, और उसके बाद लीबिया वाला है, उसके बाद साउथ अफ्रीका से भी कनाडा की ट्राइयाँ के लिए बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं।
अच्छा, मेरा कहने का नहीं, मकसद पाकिस्तान से ईरान वाला ये क्या रूट बनता है? ये पाकिस्तान से ईरान वाला जो है, पाकिस्तान कोयटा बॉर्डर जो हमारा ईरान का, ईरान से आगे ये तुर्की वाला रूट जो है ये इस्तेमाल लोग करते हैं। और ये वाला जो रूट है ये बहुत जो मुश्किल तरीन रूट है, इसमें तकरीबन 7 से 8 दिन कंटिन्यू दिन रात उनको ट्रैवल करवाते हैं। बाज़ लोग वो रास्ते में ही वो डेथ कर जाते हैं। जो हालात रास्ते वाले हैं वो देखकर भी लोग खौफज़दा होकर लोग दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ये जो लीबिया वाला रूट है, ये रूट जो है ये जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया, भाई ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके पास सब हैसियत लोग हैं। इनके कुछ प्यारे बाहर बैठे होते हैं समुद्रों पार, वो बैठकर वो बताते हैं कि ये एजेंट से बात करो जाके, और ये जो लोग हैं ये इस रूट से आपको लेकर आएंगे। उनमें से ये भी अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईरान वाला जो रूट है वो गरीबों वाला रूट है, हाँ, वो कम खर्च रूट है, उसमें मुश्किलात ज़्यादा है। लीबिया वाला निस्बतन अमीरों वाला रूट है और उसमें क्रूज वगैरह दिखा दिए जाते हैं। और उसमें एक और बात है कि वो जो लोग इस रूट के ऊपर जाते हैं वो बाज़ लोग यूरोप में जा चुके होते हैं, और जो वो यूरोप वाले जो उनके प्यारे पहुंच गए होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि इसी रोड पे ये एजेंट है। और ये हमारे अदारों को पता है, पूरे पाकिस्तान में हमारी FIA को पता है कि किस किस जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं। सही। और हमारे जो अदारा है ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीजन सॉलिडारिटी, इसको 3 साल हो गए हैं। हमने 3 साल से जो साउथ अफ्रीका वाले हैं उनसे भी हम राब्ते में हैं। जो ये लीबिया वाला रूट है ये भी हम इनके साथ एजेंसियों के साथ हमारा काम होता था कि हम अपना लेटर लिखते थे कि ये चीज़ को जो हमारी इंसानी एक बात बताइएगा, ठीक है आप चीज़ों को निशानदेही करें, लेकिन मुझे बताइए कि जब ये बात की जाती है तो फिर पाकिस्तान से जो लीबिया गया वो बाई एयर गया, और इसका मतलब वो लीगल तौर पर गया, जी कानूनी तौर पे, यहाँ से पाकिस्तान से कानूनी तौर पे निकल के गया, और वहाँ पे जाके उसके बाद उसको दिखाया गया कि क्रूज में हम आपको इटली पहुंचा देंगे। लेकिन नजम साहब इसमें एक चीज नोट कर लें कि इनसे भी FIA इमिग्रेशन वाले पैसे लेते हैं जो दुबई से लीबिया जाते हैं, उन्हें पता होता है ये है नाज़रीन, ये सारा रूट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। FIA का क्या रोल है, रोक कैसे सकते हैं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, यूरोप जाने की ख्वाहिश जो है वो बहुत सारे लोगों में मौजूद है, अमेरिका जाने की, कनाडा जाने की, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद उनका अच्छा मुस्तकबिल वहाँ जाकर ही बन सकता है। पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी हालात हैं शायद वो भी इसकी सपोर्ट करते हैं और इसकी हमायत करते हैं, लेकिन पहले कभी जब बाहर जाना बहुत आसान हुआ करता था, अब उतना आसान नहीं रह गया। मैं आपको इंटरनेशनल फ़ैशन डिज़ाइनर फेम के हामिल हैं, लाहौर में नेशनल हॉस्पिटल के मालिक हैं, महमूद भट्टी साहब, उनका वाक़या सुनाता हूँ कि वो जब फ़्रांस गए थे और इस वक्त वो फ़्रांस में बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ैशन डिज़ाइनिंग में अपना एक मुकाम रखते हैं। तो वो बताते हैं कि जब वो 80 की दहाई के आखिर में 90 की दहाई के करीब फ़्रांस गए थे तो वो सिर्फ उन्होंने एक टिकट ख़रीदा था और वो जहाज़ में बैठकर चले गए थे। लेकिन अब ये सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। अब जैसे जैसे मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे इदारों का रोल भी बढ़ रहा है। इस तमाम वारदात में एक नुक्ता नज़र ये इख्तियार किया जाता है कि बहुत सारे लोग चूँकि दुबई का वीज़ा लेते हैं, लीबिया का वीज़ा लेते हैं या बाकी जगहों का वीज़ा लेते हैं, तो पाकिस्तान से वो कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के इदारे, ख़ासतौर पर हम FIA की बात करेंगे, वो उनको नहीं रोक सकते। लेकिन जब हम इस दलील के साथ जाते हैं तो उसके साथ ही हम एक बिज़नेस की तरफ भी जाते हैं। जो ये पूरे का पूरा बिज़नेस मौजूद है, उसका नेटवर्क मौजूद है, ये बिज़नेस है क्या ऑफ़र करता है, किस तरह लोगों को कायल किया जाता है, किस तरह लोगों को बताया जाता है कि ये ठीक तरीके से जा सकते हैं। तो ये कोई बीच का बंदा ही बता सकता है जो कि FIA में रहा हो, सच बोलता हो, उसकी सज़ा भी भुगत रहा हो। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ, सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साहब, क्या खेल ये सारा किस तरह होता है, FIA का क्या रोल है, किस तरह ये सारे के सारे गैंग काम करते हैं, किस तरह ये सारा कुछ होता है? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। देखें, इमिग्रेशन जो है वो बैक टू 60-70 से शुरू हुई और तरबेला मंगला डैम के बाद। और शुरू में क्योंकि डिजिटल सिस्टम नहीं था इमिग्रेशन का भी, पासपोर्ट का भी, तो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट्स पे भी जाते थे, यूरोप भी जाते थे, अमेरिका कनाडा भी जाते थे। और ग्रेजुअली जैसे डिजिटलाइजेशन हुई और डायरेक्ट फ़्लाइट पे जाना आलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल हो गया। और उसके बाद जो है ये दूसरे इनडायरेक्ट रूट शुरू हुए, बाय रोड जाना, जो अनरिकग्नाइज्ड जो रूट्स हैं, जो हमारे चेक पोस्ट के बगैर जो हैं। तो अभी ये 2 तरीके हैं। एक तो है कि सबसे पहले कि कौन जाते हैं और कैसे होते हैं।
एक जो है एडल्ट्स हैं और एक अंडर एज बच्चे हैं। अच्छा, अंडर एज बच्चे जो हैं वो मोस्टली वो पेरेंट्स कम भेजते हैं और पीयर जो है ना वो एक प्रेशर जो है और एक जो है उसमें आके ये ज़्यादा करते हैं। और उसमें भी जो एजेंट माफिया है उन्होंने आगे बच्चे को यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा बच्चे लेके आएंगे उसको इंसेंटिव देंगे, उसको पैसे कम लेंगे। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बच्चे घर से चोरी करके चले गए और माँ बाप को बताए बगैर चले गए। बच्चे जब बलूचिस्तान पहुँचे या ईरान पहुँचे तो वहाँ जाके उन्होंने पहला फ़ोन किया उस बच्चे से कि बच्चा आपका यहाँ कोयटा पहुँच गया, सॉरी बलूचिस्तान पहुँच गया या ईरान पहुँच गया और आप इसको इतने पैसे अभी फ़लाँ अकाउंट में डलवाएँ। और वहाँ से फिर ब्लैकमेल शुरू होती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उनको बहुत जुल्म करते हैं। और ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी और आगे ईरान और टर्की में भी इस तरह कैंपों में उनसे करते हैं। दूसरा जो है वो हैं जो एडल्ट्स हैं और वो बाई एयर, क्योंकि अभी पहले तो बाई एयर जाना बड़ा मुश्किल था, अब क्योंकि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेके, गल्फ़ का लेके, टर्की का लेके यहाँ से चले गए, वहाँ रुके, वहाँ से आगे फिर लीबिया गए और लीबिया से बाया जो कश्ती है वो आगे ट्रैवल करते हैं। लीबिया में जब जाते हैं तो लीबिया में कैंप बने हुए हैं, उन कैंप में उन पे फिर टार्चर होता है, उनके मोबाइल फ़ोन अक्सर ले ली जाते हैं। नहीं, टार्चर क्यों होता है? पैसे दे गए हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। वो उसमें दो चीज़ें हैं, उसमें जिन्होंने पूरा फुल पेमेंट नहीं की होती उसके पीछे से और पैसे मंगवाते हैं और उनको इस चीज़ पे मिलते हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पे, खाने के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों पे उनको पैसे बार बार वापस उस दौरान मंगवाते रहते हैं। अच्छा, फिर आगे है कि जी कश्ती गई है तो इसमें जो यूरोपियन मुल्क हैं उन्होंने भी आई डोंट नो कि उन्होंने डिसाइड किया या जो भी, लेकिन एक आप वक्त ऐसा आ गया कि वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इवन यूनाइटेड नेशन से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे कश्तियों को जानबूझ के हर मुल्क अपना एरिया से निकाल के वापस धकेलता है और उससे उनकी जान को और ख़तरात बढ़ जाते हैं। इस कश्ती में भी आया है कि उस कश्ती को जो यूनानी जो कोस्ट गार्ड थी उन्होंने वापस धकेला और उसकी वजह से उनके सारा नॉलेज में था। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स थे वो इसको लाइव उसको बता रहे थे कि इस टाइम ये पोजीशन है, उनकी ये पोजीशन है और ये मुसीबत में गिरे हुए हैं, वो डूब सकते हैं। और उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ और उनको वापस धकेला गया और वो कश्ती उनकी डूब गई। ये एक अलहदा है कि इस पे एक, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या बाकी भी जो गवर्नमेंट्स हैं जिनके वहाँ पर मरे हैं, उनको चाहिए कि ये एजिटेट करें। इसमें हमारा एक पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, हमारी थोड़ी सी इसमें अग्रेसिव होनी चाहिए कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। दूसरा, हमारे लॉज जो हैं वो ऐसे हमें बनवा दिए गए हैं और वो भी ज़्यादातर यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बनाए। उन्होंने अपनी INGOs के थ्रू यहाँ पे प्रेशराइज करके गवर्नमेंट्स को वो लॉज ऐसे हो गए हैं कि अब यानी देखें, अगर इस मुल्क का कानून तोड़ के कोई बंदा जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो क्राइम करके जा रहा है, वो आप उसकी लहदा बहस है, उसमें मैं आगे आता हूँ कि जी वो फाइनेंशियल वजह है, फलां है, जो भी है, लेकिन कानून तोड़ के जा रहा है। पासपोर्ट एक्ट था, उसमें सज़ा थी, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस था तो उसमें इलीगल जाने वाले की सज़ा थी। अब जो माइग्रेंट स्मगलिंग, मेरी बात, ये सारे के सारे मौजूद हैं ना, एजेंट मौजूद हैं, उनको कायल करते हैं, उनको बताते हैं, रास्ते बताते हैं, तो यहाँ पर ये सारे काम कर रहे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी लेटेस्ट जो लॉज बने हैं माइग्रेंट स्मगलिंग है, उसमें इम्यूनिटी दे दी गई है कि जो विजिट इलीगल जा रहा है, जो माइग्रेंट है, उसको इम्यूनिटी है कि उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको FIR दर्ज करेंगे। अब यहाँ पे फिर एक और आगे हमारा जो FIR का भी है, हमारे भी एक पैसा बनाने की मशीन आ गई कि जिसको पैसे दे देता जो डिपोटी, उसको तो उससे पर्चा नहीं होता, उसको माइग्रेंट स्मगलिंग के तहत डील कर लिया जाता है, और जो नहीं देता उसको इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के साथ डील कर लिया जाता है। और दूसरी बात है कि देखिए, ये जितने भी ये वाक़यात हो रहे हैं उसमें मेजॉरिटी जो है एक ख़ास एरिया की है। सही है, कश्मीर है और गुजरात डिवीजन है, और इसके गुजरात डिवीजन के सराउंडिंग जो है, चाहे वो शेखपुरा आ गया, सियालकोट की तरफ चले जाए, मंडी तो गुजरात चले जाए, या सरगोदा आ गया, अच्छा, तो सारा बेसिकली उसकी सराउंडिंग ही है। तो क्या ये सारे जब बलूचिस्तान से जाते हैं, साउथ पंजाब से जाते हैं, वहाँ गुर्बत नहीं है? क्या इस एरिया से ज़्यादा गुर्बत नहीं है? क्या बलूचिस्तान में गुर्बत कम है? आप यानी कह रहे हैं कि ये जो हम बात करते हैं कि गुर्बत की वजह से जा रहे हैं, आप इस दलील को बाय करने के लिए तैयार नहीं है? मैं कहता हूँ ये जो मीडिया पे ये बात करता है, मैं याद साहब की बात से एग्री करता हूँ। जो ये बात करता है वो एक मैंने और मौका देता है कि लोगों को एक हवा बनाता है कि जी लोग मजबूर हैं, जा रहे हैं। सही है, ठीक है। ये
इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये उस इलाके का ट्रेंड है, ये सारे उस इलाके का ट्रेंड है कि वो जा रहे हैं, ठीक है। ये बाकी जगहों से भी लोग जाते हैं लेकिन कम है। रेशो देखे ना, अगर 95% सिर्फ एक रीजन से जा रहे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान से 5% जा रही है, लेस देन 5% जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मैंने उसी एरिया से जो सबसे ज़्यादा बाहर लोग बैठे हुए हैं उसी एरिया से क्यों जा रहे हैं? सही है, सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो गया कि वो एक ही एरिया से जा रहे हैं, और जब हम फिर उस एरिया की बात करते हैं, वो गुजरांवाला डिवीजन है, उसके साथ सियालकोट हो जाए, आप डस्के की तरफ चले जाएं, आप जो है गुजरात की तरफ चले जाएं, आगे आज़ाद कश्मीर में घुस जाएं, कोटली की तरफ चले जाएं, मीरपुर की तरफ चले, ये सारे का सारा जो है एक पूरे का। अच्छा, अब इसको हमने अनर्थ करना है, अनर्थ कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे करें? देखें, पहली तो बात यह है कि मैं सबसे पहले मैं अपना ही FIA का कहूँगा कि हमारा रोल सही नहीं है। सही। उसकी एक मिसाल सबसे बड़ी जो मुझे, जब मैं 2018 में गुजरात गया, उस टाइम कश्तियाँ डूबी, उसके बाद मुझे वहाँ लगाया गया, सर्कल बनाया गया, स्पेशल DG ने टास्क दिया कि जाओ। मैंने जाकर देखा कि मुझे बड़ी कोफत हुई, तकलीफ़ हुई कि हमारा एक अपना कांस्टेबल शहीद हो गया, एक अश्तारी को ह्यूमन स्मगलर को पकड़ते हुए, उसने फायरिंग की, उसको मार दिया। अच्छा, उस मियाँ मीन के कातलों को FIA और जो ह्यूमन स्मगलिंग माफिया उसने मिल के उनके वर्षा को प्रेशराइज करके सुलह करवाई, और फिर बाद में इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उनके वर्षा ने छोड़ दी। वर्षा को कैसे किया गया? ये था। अगर इस हद तक, और वो अभी भी इश्तारी है, मैंने लोकल पुलिस को लिखा कि उसको अरेस्ट किया जाए, और बेशुमार मुकदमा सारे इतने पावरफुल हैं, पूरे का पूरा वहाँ पे जो एक कारोबार है ये करने वाला कारोबार है, उसमें सिविल सर्विस में, सियासतदानों में, हर तबकात में उनका असरात हैं, उनकी सिफारिशें हैं, उनका पैसा है, और वो जो भी बंदा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा उसको किसी न किसी तरीके से वहाँ से हटवा देंगे, उसके खिलाफ दरख्वास्त देना शुरू कर देंगे, उसका नातका बंद कर देंगे। अगर करना है, सबसे पहले सैकड़ों नहीं, अगर हज़ारों की तादाद में इश्तारी मुलजमान इस गुजरांवाला डिवीज़न से और सराउंडिंग एरिया से आज भी दंजनाते फिर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट करने की कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। और प्लान ऑफ एक्शन मैं आज भी कहता हूँ, जो मेरा अभी 32-33 साल का FIA का एक्सपीरियंस है, कि ये ऐसे कभी नहीं होगा। अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने, मैं नीचे नहीं, मुझे किसी को नाराज़ हो राज़ी हो नहीं, अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर पर्सनली सुपरवाइज़ किया, इसका फॉलोअप किया, और जो कमेटी बनी है उसकी जो रिपोर्ट आती है, जो भी सजेस्ट करते हैं, उसके मुताबिक अगर तो ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, इसमें FIA और इसमें लोकल पुलिस, पंजाब पुलिस के भी IG हैं, ये डायरेक्टर FIA रह चुके हैं, डॉक्टर उस्मान बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने भी काफ़ी इश्तारी मुलजमान का किया था। लेकिन अगर ये ज्वाइन हुआ और इसका डे टू डे फॉलोअप हुआ, सही, तो फिर तो देखिए भूल ना गए जो हमारे कमेटी बना दी, क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, अगर भूल ना गए, अगर तो ये ज़रूर जो है इसको, चूँकि बता रहे हैं कि गुजरात में जब ये सर्कल बना और पहले इंचार्ज के तौर पे डायरेक्टर वहाँ पर गए, तो ये तो सारा कुछ अपनी जगह पे होगा। लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ है अजीम साहब, ये बड़ी बात बार बार की जाती है कि जनाब हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाहर जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब चूँकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीजन सॉलिडारिटी NGO को भी लीड कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं, तो इतने फजूल किस्म के काम होते हैं, लोग अपनी बहनों को बीवी बना के जो है यहाँ से ले जाते हैं, इतने गंदे काम होते हैं, फिर वहाँ पे जाके वेलफेयर के पैसों पे पलते हैं, फिर कहते हैं जी हम जी बड़े ही ज़बरदस्त, हम तो पता नहीं क्या इनकलाबी बन गए हैं, क्या बन गए हैं। तो ये इतने गंदे गंदे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इस ज़हनियत का तोड़ क्या है? इसका सबसे पहले तो यही है कि जो इस तरह का जो प्रैक्टिस हो रही है, और ये जस्ट ये पैसा है ना, पैसा यहाँ पे हमें जब एक बहन का रिश्ता वो बीवी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ यहाँ तो नहीं पता चलता, सिर्फ बहन और भाई को पता होता है कि रिश्ता क्या हमारा। और ये प्रैक्टिस जब बाहर चले जाते हैं, वो साथ वाला जब कोई दूसरा जब उसको पूछता है तो वो देखता है ये तो बहन भाई हैं और ये किस अपना रिश्ते में आए हैं। ये सिर्फ एक नजम भाई, ये जितना भी काम हो रहा है ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस हो रही है। अब वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमें रेमेडीज़ भेजें और ये लीगल हो गए हैं, और यही प्रैक्टिस, ये पहले ये लिबिया वाला सीन और ये जो अपना सानिया हुआ ये सीन के बाद अब ये भी एक प्रैक्टिस है जो लोगों को स्मगलिंग के ज़ुमरे में आती है।
तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ख़ास तौर पर हमारी जितनी भी पाकिस्तान में एजेंसियाँ हैं वो कम से कम पहले अपना किरदार अदा करें, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरी सोसाइटी को रोल प्ले करना चाहिए। मेरा ख्याल है लोगों को, आप भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फिक्रा भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा मीडिया और जो सोसाइटी है उसमें आज तक 75 ईयर्स में कभी ये किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान की वजह से हम ये बन गए। पाकिस्तान ना बनता तो ये होता, हम क्या थे, जितना भी जो बंदा यहाँ पे अगर आप देखें, मैं कहता हूँ 100% लोग जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं अगर अपने नेबरहुड में देखें कि वो खुद कल क्या था, सॉरी खुद कल क्या था, आज क्या है, उसके नेबर में क्या है, लेकिन जो बाहर जाते हैं वहाँ वो कंट्रीज इस चीज़ को बड़ा लेते हैं कि जो वहाँ गया वो ज़ीरो था, वो आज अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया। लेकिन वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में रहते हुए भी जो साइकिल पे कपड़ा बेचते थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, जो गरीब थे वो आज मिलों के मालिक बन गए। हमने रवाज बना लिया कि पाकिस्तान को बुरा कहना है, पाकिस्तान के मुआशी हालात को, इक़्तिसादी हालात को बुरा कहना है, और हम उसकी बुनियाद के ऊपर फिर खेलते हैं, और फिर हमारे जो नौजवान नस्ल है उसकी ज़हन साजी होती है, फिर वो जुर्म की तरफ आमादा होते हैं, वो गुनाह की तरफ आमादा होते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं, वहाँ पर भी दो नंबरियाँ करते हैं, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। लेकिन बाहर जाने का सही तरीका क्या है? अगर कोई जाना भी चाहे तो कैसे जाएगा, कैसे जाना चाहिए, उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। ये बड़ा अहम मौजू है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त दाऊद शुमार के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी जो तारकीन वतन है, और कितने इनमें से लीगल गेम हैं, कितने इलीगल गेम हैं, ये एक बहुत अहम डिबेट है। मैं जानना चाहूँगा अजीम कसूरी साहब, इस वक्त जो बाहर हमारे पास दाऊद शुमार मौजूद है 1 करोड़ 20 लाख के हैं, तो ये इनमें से लीगल कितने, इलीगल कितने हैं, क्या पोजीशन है? ये 1 करोड़ 20 लाख जो हैं ये तो हमारे रिकॉर्ड के ऊपर है, पाकिस्तानी जो है हमारी इमिग्रेशन के पास है, और जो तकरीबन 3 मिलियन के करीब हैं ये हमारी वो लोग हैं जो साइलम के ऊपर बैठे हुए हैं, छुप कर काम कर रहे हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ इसी तरह एक्सपायर हो गए हैं, ये जिनका डाटा अभी तक हमारे पास नहीं है। और मेरी ये भी गुजारिश है वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर से कि अगर आपने ये 3 दिन का सोग भी जो ऐलान किया है, इसके साथ साथ अपने अदारों को और हमारे इदारे को, ओवरसीज़ पाकिस्तान सिटीज़न सॉलिडारिटी को, इन अदारों के साथ मुंसलिक करें और हमारी भी एक कमेटी में हिस्सा रखें, और हम इंशाल्लाह इनके साथ, हमारे पास भी बहुत होमवर्क है, हम भी चाहेंगे कि हम FIA के साथ मिलकर काम करें और बहुत सारी चीज़ें जो हम उनको बेहतर। अच्छा, नहीं, बात इस वक्त जो है बहुत सारे लोग अभी सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि सेफ़ तरीके से जा सकें? याशिया साहब, इस पर क्या कमेंट करेंगे आपके? कोई ऐसा तरीका है सेफ़ हो, जो महफूज हो? बिल्कुल सेफ़ तरीके हैं और उससे लोग जा भी रहे हैं। इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 से 18 में, उसमें सेंटर्स भी बनाए गए थे जो दुनिया भर के ममालिक से जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी स्किल वाइज, वो चाहे एजुकेशन का स्किल है, चाहे वो कोई उसका वर्किंग स्किल है, कोई उसको ऐसा पेशा आता है जहाँ पे उनको वो ज़रूरत है, तो ऐसे सेंटर्स बने थे। लेकिन फिर उसके ऊपर शायद उस तरह काम नहीं हो सका। तमाम ममालिक में ज़रूरत होती है। इंडिया इस मामले में हमसे बहुत आगे है, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है कि वो जो स्किल्स फुल लेबर है उसके नतीजे में कानूनी तरीके से भेजते हैं, फिर ज़र मुबादला भी आता है और इस किस्म के ख़तरात भी नहीं होते। बाजवा साहब, आप बताएंगे कि लीगल तरीके से और इलीगल तरीके से जाना, दोनों में जो है लीगल तरीके से जाना हो तो कैसे जाएं? देखें, एक तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ है उसका बहुत बड़ा रोल है। कभी था तो लेकिन वो लिमिटेड उनका रोल बना दिया है, उन्होंने सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए कि वहाँ से वीज़े आए और वो आगे लोग चले गए। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर उनको चाहिए उसके लिए कोई होमवर्क प्रॉपर नहीं है। दूसरा, अगर जो जाना चाह रहा है तो इस वक्त एक ही तरीका है, जो या तो स्किल्ड वर्कर हो और उस कैटेगरी में वो इमिग्रेशन अप्लाई करे किसी मुल्क में। सेकंड है कि अगर कोई यंग बच्चा है वो अंडर 20 या 25 भी है तो वो एजुकेशन के लिए जा सकता है, वो एजुकेशन का वीज़ा लेके और उस बेस पे वो जाकर तालीम भी हासिल कर सकता है और उसके बाद वहाँ सेटल होना चाहे तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा तरीका, एजेंटों वाला तरीका जो है ये गलत तरीका है, इसमें प्रॉब्लम है। और आप अगर देखें FIA का रिकॉर्ड उठा कर देख लें तो आपको हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन होगी कि वीज़ा एजेंट लेके उसका पैसा लेके भागे, और जब ये पैसा लोग देते हैं उस टाइम तो गवाह भी नहीं रखते, उस टाइम तो माँ बाप बहन भाइयों से भी चोरी पैसे देते हैं,
और जब फिर FIA के पास आती हैं तो फिर वो कहते हैं जी अच्छा हमारा डिलीवर। दूसरा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी लीबिया में जो गए हैं वो एक चीज़ है, और अभी बहुत सारे लीबिया में लोग जो फंसे हुए हैं जहाँ कैंपों में कैद हैं और जिनको अभी पाइपलाइन में है कश्ती में ले जाया जाएगा, तो सबसे पहले उन पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को और उसको यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए। वापस नहीं आना चाहते, वो आगे जाना चाहते हैं, और आप अगर इस तरह करेंगे वो रेजिस्ट करेंगे, वो आपके किसी उसमें नहीं आएंगे, वो आगे जाना चाहते हैं और वो किसी सूरत पीछे वापस नहीं मुड़ेंगे। और दूसरी जो है, जो लोग एजेंट इन्वॉल्व थे उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जितने भी वर्षा के पास कोई कांटेक्ट हैं, टेलीफोन थे उनके 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 जो बच्चे थे वो हुकूमत से तावन करें, तो वो तावन करें और उनके फ़ोन्स के जो जितने भी सोशल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे डाटा लेके ताकि उनका कला कमा किया जा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद मुस्तफा वाजिद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। अज़ीम कसूरी साहब आपका शुक्रिया, अय्याज शुजा साहब आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता कि लोगों के दिलों में ख्वाब मौजूद हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं, वो यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कानूनी तरीका इस्तेमाल करें। आप किसी ना किसी भी शोबे में स्किल्ड वर्कर के तौर पे आ जाएं, आप शेफ़ बन जाएं, इलेक्ट्रीशियन बन जाएं, ड्राइवर अच्छे किस्म के बन जाएं। थोड़ा सा 6 महीने जब आप एजेंटों के पीछे भी तो आपने भागना है, पैसे भी तो खर्च करने हैं, वो पैसे आप दुरुस्त तरीके पे खर्च करें, वरना आप यहाँ से जाएंगे, आपको क्रूज़ दिखाए जाएंगे, आपको दिखाया जाएगा हवाई जहाज़ों में जाएंगे, आपको बताया जाएगा आप पहुँच जाएंगे, आप नहीं पहुँचेंगे, आप किसी कंटेनर में मर जाएंगे, आप किसी कश्ती में मर जाएंगे, आप किसी जगह उल्ट कर मर जाएंगे, किसी सेफ हाउस में मर जाएंगे, किसी जेल में मर जाएंगे, फिर पड़े रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पर पहुँचे, जेलों में रहें, आपको वापस फेंक दिया जाए। ना करें ऐसे काम, अपने प्यारों को भी समझाएं, खुद भी समझें। अल्लाह हाफिज़।